गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज हम लोग ये थर्ड वीडियो है हमारी चैप्टर फर्स्ट की। इसमें कुछ क्वेश्चन और हमारे रह गए थे लास्ट क्लास में, ठीक लास्ट क्लास की वीडियो में, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब मार्किंग डिपेंड करता है, कोई चेंज भी हो सकता है, अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रबंध के लक्षण या विशेषता, ठीक। तो जो प्रबंध है उसकी विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर भी हम लोग एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। सबसे पहला तो है प्रबंध क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्यपूर्ण क्रिया प्रबंध को क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रबंध जो हम करते हैं वो एक प्रॉपर उद्देश्य टारगेट होता है और उसी टारगेट गोल को लेके हम लोग प्रबंध करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो प्रबंध जब करा जाता है तो एक पूरी प्रोसेस होती है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण से लेके आखिरी तक चलता है। तो वो पूरे काम जो करे जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक टारगेट उद्देश्य हमारा होता है, गोल, उसको लेके ही करे जाते हैं। तो हम इस नज़र से बोल सकते हैं कि प्रबंध जो है वो एक क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। मतलब इसमें एक गोल सेट करा जाता है और उसके बाद में फिर क्या होता है, प्रबंध की क्रिया क्या होती है, जारी होती है। तो सबसे पहला ये याद रखना। दूसरा, निरंतर चलने वाली क्रिया है ये। प्रबंध क्या है, एक निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली क्रिया है। मतलब जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक टारगेट डिसाइड करा जाता है, उसको अचीव करने के लिए संगठन फिर लोगों की नियुक्ति करी जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं जब तक कि हमारा उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो जाता या हम उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते। तो तब तक लगातार चलती रहती है प्रक्रिया, तब तक ये खत्म नहीं होती। फिर एक गोल को अचीव करते हैं तो फिर दूसरा गोल सेट कर लेते हैं, उद्देश्य सेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें क्या चलते हैं, कंटिन्यू चलते जाते हैं। मतलब बिजनेस में ये प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती। दूसरा है यहाँ पर सामूहिक प्रयास। प्रबंध में हमने पहले ही कंसेप्ट देखा था, जो प्रबंध होता है वो सामूहिक प्रयास पर बल देता है। मतलब कोई व्यक्ति, एक ही बंदा है, सारे काम नहीं कर सकता, ना उतनी क्लियरिटी से, उतनी प्रभावपूर्णता या दक्षता से वो अपना काम नहीं कर सकता। इसीलिए सब काम को लोगों में क्या कर दिया जाता है, बांटा जाता है। मतलब यहाँ पर लोगों का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो हम प्रबंध को व्यक्तिगत क्रिया नहीं मान सकते, हम प्रबंध को सामूहिक क्रिया मानते हैं। मतलब यहाँ पर लोगों का ग्रुप होता है और उस ग्रुप के हिसाब से फिर आगे क्या होता है, काम बांट कर हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, एक अदृश्य पावर है, ठीक, एक हिडन पावर है। मतलब प्रबंध को हम देख नहीं सकते, ठीक, ये हिडन फॉर्म में बिजनेस के अंदर मौजूद जरूर होता है। मतलब कहने का ये है कि हमें पता कैसे चलता है सर कि प्रबंध है कि नहीं है, तो काम अच्छे से कंप्लीट प्रॉपर टाइम पे हो रहे हैं, सारे जो संसाधन है उनका वेस्टेज नहीं हो रहा है और हमारे जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को हम पूरा कर पा रहे हैं नियत समय अवधि के अंदर अंदर, तो हमें ये बोला जाएगा कि उस बिजनेस के अंदर प्रबंध जारी है। तो प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। हम प्रबंध के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर हम ये देख के पता कर पाते हैं कि प्रबंध इसमें है कि नहीं है, ठीक। अच्छे से यदि सारी चीजें, सारी क्रियाएं चलती हैं एक नियत समय अवधि के अंदर अंदर, हम लोग उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रबंध की बदौलत ही होता है। दूसरा है यहाँ पर गतिशीलता। जो प्रबंध है वो क्या होता है, गतिशील होता है। क्यों, प्रबंध जो है उसमें गतिशीलता पाई जाती है। प्रबंध जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं एक मानव के प्रयासों से रिलेटेड है और मानव इंसान क्या होता है, उसका नेचर चेंज होता है। और बिजनेस की बात करें हम तो बिजनेस में भी क्या होता है, चेंजेस होते चले जा रहे हैं अभी, ठीक। तो जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग प्रबंध के वो तरीके जो है हमारे प्रबंध करने के वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, चेंज भी होते चले जा रहे हैं। प्रबंध में गतिशीलता पाई जाती है, ठीक। दूसरा है सर्वव्यापक सिद्धांत। जो प्रबंध है उसके सर्वव्यापी सिद्धांत होते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब प्रबंध केवल अब एक बिजनेस के अंदर ही नहीं लगता, जबकि प्रबंध को हम लोग बात करें तो वो हमारे घर के अंदर भी लगता है। वो हम कहीं कोई चैरिटेबल संगठन है लोगों का, वहां पर भी लगता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, वहां पर लोगों का संगठन होता है, सबके काम बांट दिए जाते हैं, वहां पर भी लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट को ले लो आप, है कि नहीं, और कोई भी गवर्नमेंट है वहां पर भी सबके सबको एक सेपरेट काम अलग अलग क्या कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं।
तो वहां पर भी प्रबंध होता है। तो प्रबंध सर्वव्यापक सिद्धांत, सर्वव्यापी है, सब जगह चलता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, हम इसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा कि प्रबंध का नेचर और विशेषता क्या है। हम बताएंगे कैसे कि प्रबंध क्या है, हम ऐसे बताएंगे। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रबंध हम करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य होता है और उसके बाद ही प्रबंध करा जाता है। दूसरा, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी खत्म नहीं होता। बिजनेस संगठन में सामूहिक प्रयास पर बल देता है, ये कोई एक बंदा नहीं कर सकता, लोगों का ग्रुप संगठन होता है और तब जाके प्रबंध करा जाता है। अमूर्त शक्ति होती है, हिडन पावर होती है, हम देख नहीं सकते लेकिन मौजूद होती है, बिजनेस में महसूस कर सकते हैं। गतिशीलता पाई जाती है, सर्वव्यापक सिद्धांत होते हैं, सब जगह लगते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ही लगेंगे ये। नेक्स्ट है प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्रबंध जो हम करते हैं उसके कुछ उद्देश्य वो क्या है, सामाजिक भी कुछ हैं और कुछ संस्थागत होते हैं और कुछ व्यक्तिगत। संस्थागत मतलब क्या, जो हमारा बिजनेस है, संगठन है, जो हमारा बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड होते हैं कुछ उद्देश्य। कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सामाजिक। एक एक करके देखना है। सबसे पहला है सामाजिक उद्देश्य। सर प्रबंध तो बिजनेस के लिए अधिकतर करा जाता है, हाँ, तो सर सामाजिक उद्देश्य, समाज से हमें क्या लेना देना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो हमारा बिजनेस होता है पहले नहीं था कनेक्शन, लेकिन प्राइवेट जो लोग बिजनेस करते थे तो वो दिमाग लगाते थे भाई कि प्राइवेट लोग खुद ही पैसा कमा के अपनी जेब में डाल लेते थे, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं था। समय बदलता चला गया, अब क्या हुआ है, अब हमारे सामाजिक उद्देश्य भी हो गए, यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे बिजनेस की हुई है। सामाजिक उद्देश्य क्या है, आवश्यकता का ध्यान रखना। सर किसकी आवश्यकता, हम समाज में रहते हैं, समाज के लोगों की आवश्यकता का ध्यान रखना कि उन्हें पसंद क्या है, वो चाहते क्या है और उसके दायरे के अंदर काम करना है। उसके बाद रोजगार के अवसर, ये करेगा कौन, प्रबंध से हम क्या करेंगे, अच्छे से काम होगा बिजनेस के अंदर। अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को रखा जाता है, नियुक्ति करी जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं समाज से ही उठ के आते हैं। तो इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि जो बिजनेस होता है वो समाज के को भी काफी हद तक सपोर्ट करता है, ठीक। और इसका उद्देश्य भी है, प्रबंध का उद्देश्य है सामाजिक उत्तरदायित्व को, इसको निभाना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा के नहीं चल सकता, उसको समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो समाज के अंदर ही होता है, वहीं से पनपता है, ठीक। उसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा, बिजनेस आप कर रहे हो, मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए ताकि वहाँ जो समाज है उसके वातावरण में किसी प्रकार की कोई समस्या जनरेट ना हो। ये तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ता कहाँ से आता है, समाज से ही उठ के आता है। तो सर उपभोक्ता के हितों की रक्षा कैसे होगी, भाई उसको मिलावट वाला प्रोडक्ट नहीं देना आपको, उसको कोई प्रोडक्ट कम से कम रेट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपको बना के देना है, रेट बढ़ा के नहीं बताना है उसको, ठीक। तो काला बाजारी नहीं करना, ठीक। तो इस तरीके के काम यदि आप करते हो और मैनेजमेंट आप प्रॉपर कर रहे हो तो ये बात पक्की है कि आप सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाओगे ही निभाओगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं संस्थागत उद्देश्य। संस्थागत मतलब जो हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस के, प्रबंध के उस बिजनेस से रिलेटेड क्या उद्देश्य है। तो प्रबंध के उस बिजनेस से रिलेटेड उद्देश्य होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो अस्तित्व, दूसरा हमारी लाभ अर्जन क्षमता और तीसरा है हमारा यहाँ पर व्यवसाय में वृद्धि। मेन तो हम इन तीनों की ही बात करते हैं, ठीक, तीनों की बात करते हैं। मेन वो क्या है, संस्थागत हमारे क्या उद्देश्य होते हैं, प्रबंध के संस्थागत उद्देश्य होते हैं कि व्यवसाय का अस्तित्व बना रहे, मतलब प्रबंध इस तरीके से करा जाए जिससे कि जो हमारा व्यवसाय है उस व्यवसाय का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस उसका क्या रहे, बना रहे, उसकी हस्ती बनी रहे। प्रबंध इस तरीके से करा जाए। तो प्रबंध का यह भी उद्देश्य है कि वो हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस को के अस्तित्व को बनाए रखे या बचाए रखे। दूसरा, साथ साथ में उसकी लाभार्जन क्षमता को भी बढ़ाए। प्रबंध इस तरीके से करा जाए ताकि हमारा जो बिजनेस है उसकी लाभार्जन क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। हमारा लाभार्जन क्षमता क्या, लाभ कमाने की क्षमता। उसके बाद व्यवसाय में वृद्धि। सर व्यवसाय में वृद्धि कैसे होगी, ग्रोथ एक तरीके से, तो यह भी प्रबंध का ही उद्देश्य है। देखो लाभ कमाना एक अलग है और अस्तित्व अलग चीज है और क्षमता अलग है। जब आप बिजनेस करते हो ना तो बिजनेस में प्रबंध का ये उद्देश्य बन जाता है कि हम हूबहू वैसा का वैसा ही बिजनेस को और तेजी से हम जनरेट कर दें। हमारा जो बिजनेस है
उस बिजनेस की ग्रोथ भी हो। ग्रोथ कब होगी सर? जब क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर भी बढ़ जाएंगे आपके। और कब होगी सर? बिजनेस, एक बिजनेस के 2 बिजनेस हो जाएंगे और बिजनेस बढ़ते चले जाएंगे, हमारी बिजनेस यूनिट बढ़ती चली जाएंगी, हमारे प्रोडक्ट बढ़ते चले जाएंगे। तब हम ये मानेंगे कि हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, मतलब बिजनेस में वृद्धि हो रही है। लाभार्जन क्षमता बढ़ाना प्रबंध का उद्देश्य संस्था के लिए, जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए, और उस व्यवसाय की वृद्धि करना, ग्रोथ करना, यह भी किसका उद्देश्य है? प्रबंध का। कौन सा उद्देश्य? संस्थागत उद्देश्य है ये, व्यवसाय से रिलेटेड। उसके बाद प्रतियोगिता का सामना करना, परंपरागत नवीन तकनीक में समन्वय। अब ये यहाँ पर समन्वय है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये समन्वय क्या है? वर्ड यूज करना है समन्वय। किसमें सर समन्वय? परंपरागत, तो पहले इसको समझ लो। प्रतियोगिता का सामना करना, मार्केट के अंदर हम बैठे, हमारा कॉम्पिटिटर भी, दुश्मन भी, हमें उससे निपटना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैनेजमेंट है वो काफी हद तक हम लोगों को सपोर्ट करता है। हमारा कॉम्पिटिटर है, हमें उस कॉम्पिटिटर से लड़ना है या उसको हमें आगे नहीं निकलने देना है, तो जो मैनेजमेंट होता है वो काफी हद तक बिजनेस को सपोर्ट करता है। यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका मैनेजमेंट प्रॉपर है, अच्छा मैनेजमेंट है, टीम अच्छी है, लोगों को प्रॉपर काम दिए गए हैं, काम करने में कैपेबल है, वो मैनेजमेंट अच्छा होता है, कंट्रोलिंग अच्छी है, और सारे जो बिजनेस के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारे फंक्शन मतलब सर स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रबंध में काम करते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय, नियंत्रण, तो सारे काम प्रॉपर काम यदि हमारे चलते हैं तो ये हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट करेगा, और कोई भी कॉम्पिटिटर होगा वो कॉम्पिटिटर से हम बड़े आसानी से निपट सकते हैं। परंपरागत और नवीन तकनीक, ये दोनों दो चीजें हैं यहाँ पर, एक नया है और तो दूसरा कौन है? पुराना। हमारे बिजनेस में कुछ परंपरागत तकनीक, कुछ पुरानी मान्यताओं पे आधारित पुराने सिद्धांत भी चले आ रहे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं बिजनेस में, कुछ नवीन सिद्धांत भी हम फॉलो करते हैं। तो उन सब में समन्वय बिठाने का काम कौन करता है? यहाँ पर प्रबंध करता है। ये संस्था के अंदर, बिजनेस के अंदर ही काम करता है ये प्रबंध, तो ये बातें आपको याद रखना है। उसके बाद व्यक्तिगत भी कुछ उद्देश्य होते हैं प्रबंध के। वो क्या होते हैं? उचित पारिश्रमिक, मतलब जो प्रबंध है वो जो बंदा काम कर रहा है उसको पारिश्रमिक कैसा देगा? उचित। यहाँ उचित शब्द में भी मतलब है, कॉन्सेप्ट है। उचित मतलब ना ज्यादा होना चाहिए और ना क्या होना चाहिए? कम। ठीक, तो पारिश्रमिक कितना होना चाहिए? ना ज्यादा ना कम, तब जाके हम उसके व्यक्तिगत हित को क्या कर पाएंगे? साध पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। उसके बाद प्रबंध का और उद्देश्य क्या है? उचित वातावरण। हम वातावरण किसके लिए बनाएंगे? व्यक्ति के लिए बनाएंगे। व्यक्तिगत है, ये वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, उन सबके लिए प्रॉपर काम हम लोग वातावरण बना के देंगे। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मेन, वहां तक प्रबंध का उद्देश्य होता है, तो वो। उसके बाद लाभ में हिस्सा देना। अब देखो ये पॉइंट तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी कर्मचारी को बिजनेस के लाभ में हिस्सा देना है कि नहीं देना, तो इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि बिजनेस चाहता है कि उस बंदे का कंट्रीब्यूशन काफी कुछ है, तो बिजनेस उसको लाभ में हिस्सा दे सकता है। ठीक, डिपेंड करता है ये बिजनेस के ऊपर। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्रबंध का महत्व। ये भी एक क्वेश्चन आता है, आपको समझना पड़ेगा। प्रबंध हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, प्रबंध होता क्या है, वहीं से हमें कुछ चीजें निकल रही है कि इसके फायदे क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। सबसे पहला है संसाधनों का समुचित प्रयोग। संसाधन का मतलब सब समझ गए अब क्या होता है? जिनसे हमारा प्रोडक्शन चलता है, जिनसे हम प्रॉपर बिजनेस को चलाते हैं, वो संसाधन होते हैं। समुचित का मतलब क्या है? यहाँ पर समुचित मतलब अच्छे से अच्छा उनका प्रयोग करें, उपयोग करें हम। सर कैसे होगा समुचित प्रयोग? ऐसे होगा कि वो संसाधन वेस्ट नहीं होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। खाली पड़े हुए कुछ संसाधन, 4 मशीन लग रही है जहां पर काम करने में, 8 ने 8 मशीन लगा दी काम पे, तो उस समय क्या होगा? आपके बिजनेस में वेस्टेज होगा। सर मैनेजमेंट कर रहे हो कि आप मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे, इसका मतलब संसाधनों का समुचित प्रयोग तब होगा जब आपके जो संसाधन है उनका अच्छे से अच्छा आप उपयोग करोगे। वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वो होता है, और उनसे अच्छे से अच्छा उपयोग कर लें हम। दूसरा क्या होता है यहाँ पर? अब देखो डिपेंड करता है यहाँ पर संसाधनों का। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, संसाधन हैं, कम नहीं है, संसाधन है, उसके बाद भी हम उनका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते, बिजनेस को लॉस होता है। और इसके अपोजिट हम बात कर लें, संसाधन कम है तो मैनेजमेंट अच्छा है, तो कम संसाधन
से भी हम लोग बहुत कुछ अच्छे से हमारे टारगेट को अचीव हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, प्रबंध के ऊपर। दूसरा है यहाँ पर क्या, प्रबंध व्यावसायिक जटिलताओं को सामना करने के लिए। व्यावसायिक जटिलता क्या, कई सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी नई आ गई मार्केट में, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये भी जटिलता है व्यवसाय की। कुछ भी हो सकता है भाई, अनसर्टेन है। बिजनेस की लाइफ जैसी ह्यूमन लाइफ है, वैसे ही बिजनेस लाइफ भी अनसर्टेन होती है, तो चेंज हो गया, अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो ये जो जटिलता है हम कैसे दूर कर सकते हैं इन सबको, तो मैनेजमेंट प्रॉपर करके हम इनको दूर कर सकते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि नहीं, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए, ये व्यावसायिक जटिलताएं होती हैं। कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए बिजनेस के अंदर, कोई नेचुरल कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे सारे बिजनेस, जनरल असर हो जाए बिजनेस पे, जनरल इफेक्ट हो जाए, तो वो भी व्यावसायिक जटिलताओं में आता है। उनसे निपटना है तो मैनेजमेंट, हमारी टीम हमारा सपोर्ट करती है। उसके बाद तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, मतलब कहने का ये है कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, तो उस कंपटीशन को यदि हम लोगों को खत्म करना है, तो उस कंपटीशन को खत्म करना है या उसका सामना करना है, तो हम लोगों को प्रबंध की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा। समझ गए बात को, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सेम पॉइंट है, तो हमें इससे भी फायदा मिल जाता है। प्रबंध से हमें क्या फायदा मिलता है, जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को हमें क्या कर लेना है, खत्म करना है। ठीक, उसके बाद सॉरी, खत्म तो हो नहीं सकता, तो हम उस कंपटीशन से हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है, उसको एक तरफ रखे तो हम वो काम यहाँ से कर सकते हैं। बृहद इकाई, बृहद मतलब होता है बड़ा, बड़ी इकाई मतलब बड़ा बिजनेस, उसको सुगम मतलब अच्छे से यदि हमें संचालन करना है, मतलब मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए भी हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, यहाँ पर प्रबंध की जरूरत पड़ती है। तो ये भी हमें एक फायदा है। सामाजिक उत्तरदायित्व में बता चुका हूँ, समाज के लिए भी बिजनेस जो होता है उसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उनको बिना निभाए बिजनेस नहीं चल सकता अच्छे से, तो सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना। यदि मैनेजमेंट आप अच्छा कर रहे हो, प्रबंध अच्छा कर रहे हो, तो ये बात मान के चलो कि आप सामाजिक उत्तरदायित्व के अपोजिट नहीं जाओगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है समन्वय, समन्वय स्थापित करना। ठीक, तो ये भी प्रबंध का एक कार्य होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद कार्यकुशलता बढ़ेगी, यदि प्रबंध अच्छा कर रहे हो तो जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है, संसाधन का गलत उपयोग नहीं करते, वो अच्छा से अच्छा उपयोग करते हैं, पूरी क्षमता से कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ये आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो ये पॉइंट। ठीक, तो उद्देश्यों को पूरा करने, टारगेट को अचीव करने के लिए भी हम लोग प्रबंध का सहारा लेते हैं। उसके बाद प्रबंध के कुछ कार्य हैं, प्रमुख कार्य होते हैं, दूसरे सहायक कार्य। वैसे तो मैंने लिख दिया, आपको बस स्क्रीनशॉट लेके रखना है इसके जो कार्य हैं, और उन कुछ और क्वेश्चन है जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बस अभी आपको केवल नाम याद रखना है इसके, क्या है, प्रबंध के कार्य। प्रबंध के प्रमुख कार्य होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, सहायक, केवल नाम याद रख लो। प्रमुख कार्य तो याद हो गया होगा, नियोजन करना, प्लानिंग, संगठन करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को इकट्ठा करना, है कि नहीं, और मेथड, काम करने के तरीके, रुपया पैसा रोकड़ा सबको इकट्ठा कर देना। नियुक्तिकरण, लोगों को अपॉइंट करना उनकी क्वालिटी के हिसाब से, आगे डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं। निर्देशन, उनको दिशा निर्देश भी देना है, काम दे दोगे उससे ही काम नहीं हो पाएगा, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना। उसके बाद नियंत्रण मतलब कंट्रोल भी करना पड़ेगा, काम दे दिया क्या हो जाएगा क्या नहीं, टाइम टू टाइम वॉच करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगी, तब होगा। समन्वय, फिर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सहायक कार्य में निर्णयन, दूसरा नियुक्ति, नवाचार, इनोवेशन, नई नई चीजें आ रही, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, बातों को बताना, इंफॉर्मेशन, और प्रतिनिधित्व। तो ये सारी चीजें मेन हमारा ये क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी वाली जो वीडियो नेक्स्ट रहेगी उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ऐसे ही, आपको बस इसको केवल पढ़ना है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक।